1970 के दशक में हिंदी सिनेमा के इतिहास में अगर किसी एक अभिनेता का नाम सबसे ऊपर था तो वह थे अमिताभ बच्चन। एक के बाद एक हिट फिल्में, हर किरदार में एक अलग अंदाज, एक अलग जज्बा, और जब उनकी फिल्में सिनेमा हॉल में लगती थीं तो महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलती थीं। मगर इस दौर में एक फिल्म ऐसी भी आई जो उस समय तो एवरेज रही, लेकिन वक्त के साथ साथ उसे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला। हम बात कर रहे हैं यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म काला पत्थर की, जिसमें सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं था बल्कि उस दौर की एक दिल दहला देने वाली सच्ची घटना की परछाई भी थी। एक ऐसी कहानी जो कोयले की खदान में दबे सैकड़ों मजदूरों की चीखों और कराहों से निकली थी और जिसे सलीम जावेद की कलम ने फिल्मी पर्दे पर उकेर दिया। लेकिन उस फिल्म के बनने के पीछे की कहानी, उसमें हुए ड्रामे और उसके सेट पर घटे अनसुने वाकये कहीं ज्यादा चौंकाने वाले और दिलचस्प हैं। ये फिल्म 27 दिसंबर 1975 को चासनाला कोल माइंस में हुए एक भीषण हादसे पर आधारित थी। एक ऐसा हादसा जिसमें कोयले की खदान के ऊपर बने तालाब का पानी अचानक से नीचे की खुदाई में समा गया और देखते ही देखते सैकड़ों मजदूर उसमें डूबकर मर गए। कहा जाता है कि 375 से ज्यादा मजदूरों की लाशें वहां मिली, मगर असली आंकड़ा 500 से भी ज्यादा था। कई लाशें तो इतनी बुरी हालत में थीं कि उन्हें पहचानना मुश्किल था। कई के सिर्फ हेलमेट बचे थे और उनकी गिनती उन्हीं हेलमेट से की गई थी। और फिर इसी हादसे से प्रेरित होकर सलीम जावेद ने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की। वे पुणे के एक होटल ब्लू माउंटेन में ठहरे और वहीं बैठकर उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार की। लेकिन जावेद अख्तर ने खुद एक इंटरव्यू में माना कि यह गलती हो गई कि वो लोग उस रियल लोकेशन पर नहीं गए। शायद इसी वजह से फिल्म में रियलिज्म की एक कमी रह गई। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने विजय पाल सिंह का किरदार निभाया, जो पहले एक नेवल ऑफिसर था, लेकिन अपने कर्तव्यों से भागने के गिल्ट में वह कोयले की खदान में मजदूर बनकर काम करने लगता है। ये किरदार काफी हद तक लॉर्ड जिम के कैरेक्टर से प्रभावित था। और मजे की बात यह थी कि अमिताभ बच्चन ने खुद सलीम जावेद को बताया था कि फिल्मों में आने से पहले वो कोलकाता की एक शिपिंग कंपनी में काम करते थे और अक्सर असनसोल और धनबाद की कोयला खदानों में जाना पड़ता था। उन्होंने वहां की मजदूरी, गंदगी, मेहनत और मजदूरों की हालत को करीब से देखा था और यही अनुभव उन्होंने सलीम जावेद के साथ साझा किया, जिससे स्क्रिप्ट को एक नई गहराई मिली। यश चोपड़ा जब इस स्क्रिप्ट को लेकर आए तो उन्होंने इसके लिए वही स्टारकास्ट चुनी जो उन्होंने पहले कभी कभी में रखी थी, लेकिन उसमें थोड़ा बदलाव हुआ। जैसे शशि कपूर का रोल पहले ऋषि कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन डेट्स की वजह से ऋषि कपूर ने मना कर दिया, तब जाकर शशि कपूर को साइन किया गया। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा का किरदार पहले शशि कपूर निभाने वाले थे, मगर सलीम जावेद ने यश चोपड़ा को मनाया कि शत्रुघ्न सिन्हा को लिया जाए क्योंकि उनकी और अमिताभ की ऑन स्क्रीन टक्कर रियल लाइफ की अनबन के कारण और भी असली लगेगी। शत्रु को पहले से ही यह बता दिया गया था कि सेट पर उनके खिलाफ माहौल बनेगा, कभी कम फीस की बात होगी, कभी डेट्स की प्रॉब्लम होगी, मगर उन्होंने साफ कह दिया कि वो हर हाल में यह फिल्म करेंगे। और जब यश चोपड़ा से उनकी मीटिंग हुई तो उन्होंने हाँ कह दिया। हालांकि अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म की शूटिंग के दौरान एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। एक ही होटल में ठहरने के बावजूद शूटिंग पर अलग अलग आते थे और फिल्म में एक फाइट सीन था जिसमें दोनों की टक्कर दिखाई जाती है। सीन की शुरुआत में दोनों बराबरी पर लड़ते हैं, लेकिन एडिटिंग में बाद में ऐसा दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन शत्रु पर भारी पड़ते हैं, जिससे शत्रु नाराज भी हुए थे। उनके कई सीन काट दिए गए, लेकिन इसके बावजूद फिल्म में उनके कुछ डायलॉग्स जैसे मुन्ना जब तुम्हारे दूध के दांत टूट रहे थे हम तब से ताले तोड़ते आ रहे हैं और तीसरे बादशाह हम हैं, आज भी लोगों को याद हैं। फिल्म की शूटिंग के लिए यश चोपड़ा ने पहले रांची के पास की गिद्दी कोल माइंस को चुना, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाओं की कमी और शत्रुघ्न सिन्हा को देखने आए लोगों की भीड़ की वजह से शूटिंग करना मुश्किल हो गया। पुलिस को कई बार हवा में फायरिंग करनी पड़ी। फिर फैसला लिया गया कि पुणे के पास राज कपूर के लोनावाला वाले फार्म हाउस पर सेट लगाया जाएगा और वहीं फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट किया गया। इसके अलावा फिल्म सिटी में एक विशाल कोल माइंस का सेट भी लगाया गया जिसमें अंडरवाटर सीन शूट किए गए। इन सीन्स में रियलिज्म लाने के लिए हॉलीवुड से टेक्नीशियंस बुलाए गए। भारी मात्रा में पानी, जेट पंप्स और अंडरवाटर कैमरा वर्क के जरिए क्लाइमैक्स के सीन्स को शूट किया गया। इन खतरनाक सीन्स में एक बार शशि कपूर का पैर एक पत्थर के नीचे आ गया और वह बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें कुछ हफ्तों तक बेड रेस्ट करना पड़ा और फिर दोबारा सीन शूट किया गया। फिल्म की कहानी में कई किरदार थे, लेकिन बैक स्टोरी सिर्फ अमिताभ बच्चन के किरदार की ही सबसे गहरी थी। बाकी किरदारों की कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं बन पाई। शायद यही वजह थी कि फिल्म उस समय दर्शकों से पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर पाए। फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो राजेश रोशन ने इसका संगीत तैयार किया था और बैकग्राउंड म्यूजिक सलील चौधरी ने दिया था।
कुल 6 गाने फिल्म में रखे गए थे, जैसे धूम मचे धूम, जागिया जागिया, मुझे प्यार का तोहफा देकर, दूरों से आए बारात, एक रस है जिंदगी और बाहों में तेरी। इन सभी गानों के बोल साहिर लुधियानवी ने लिखे थे और यह फिल्म यश चोपड़ा और साहिर लुधियानवी की आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने साथ काम किया था। इन गानों में लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, महेंद्र कपूर, पमला चोपड़ा और उषा मंगेशकर की आवाजें थीं। पमला चोपड़ा ने जागिया जागिया में अपनी आवाज दी थी और यश चोपड़ा की हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी उन्होंने गाना गाया था, मगर कहा जाता है कि यश चोपड़ा राजेश रोशन के म्यूजिक से खुश नहीं थे और किसी और को लाने का सोच रहे थे। लेकिन जब लता मंगेशकर को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि अगर राजेश रोशन को हटाया गया तो वह भविष्य में यश चोपड़ा की किसी भी फिल्म में गाना नहीं गाएंगी, इसलिए यश चोपड़ा को अपना फैसला बदलना पड़ा। फिल्म का बजट उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा यानी करीब 1 करोड़ रुपये था और फिल्म ने लगभग 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया था। उस समय जो फिल्म अपने बजट का 3 से 4 गुना कमाती थी वो हिट मानी जाती थी, इसलिए काला पत्थर को एवरेज करार दिया गया। मगर वक्त बीतने के साथ इस फिल्म की अहमियत और लोकप्रियता दोनों बढ़ती चली गईं। आज IMDb पर इसकी रेटिंग 7.6 है और इसे अमिताभ बच्चन की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में गिना जाता है। 1979 की टॉप 5 फिल्मों में ये 5वें नंबर पर थी, जबकि उसी साल अमिताभ बच्चन की 2 और फिल्में सुहाग और मिस्टर नटवरलाल पहले और चौथे नंबर पर थी। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच की टकराहट। एक तरफ विजयपाल सिंह यानी अमिताभ बच्चन, जो गुस्से से भरे रहते हैं और अपनी पिछली जिंदगी के गिल्ट में खुद को सजा दे रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ मंगल सिंह यानी शत्रु, जो हर चीज में टांग अड़ाता है, सवाल करता है और अपनी अलग सत्ता कायम करना चाहता है। इन दोनों के बीच जितने भी सीन हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि आज भी देखो तो एक अलग ही इमोशनल कट अंदर से महसूस होता है। खासकर फिल्म का वह दृश्य जहां दोनों आपस में लड़ते हैं और आखिर में शशि कपूर दोनों के बीच आकर सुलह करवाने की कोशिश करता है। ये सीन सिर्फ एक फाइट नहीं बल्कि इन तीनों किरदारों की मानसिकता और आदर्शों की टक्कर है और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स की ओर मुड़ती है। क्लाइमैक्स की बात करें तो कोयले की खदान में जब पानी भर जाता है और मजदूर फंस जाते हैं तो अमिताभ बच्चन खुद को पानी के बीचों बीच झोंक देते हैं। वो मजदूरों को निकालते हैं, उन्हें बाहर भेजते हैं और खुद अपने आप को खतरे में डालते हैं। ये पूरी सीक्वेंस इतनी रियल और इमोशनल है कि दर्शक खुद को उस माहौल में मौजूद पाते हैं। पानी, कीचड़, अंधेरा, शोर और लोगों की चीखें इस सीन को और भी असरदार बना देती हैं। और सबसे कमाल की बात ये कि इस पूरी सीक्वेंस को शूट करने के लिए हॉलीवुड से एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे। उन्होंने पानी के फ्लो, अंडरवाटर मूवमेंट और स्टंट को पूरी तरह से कोरियोग्राफ किया था। इसके लिए भारी मात्रा में जेट पंप्स, हाइड्रोलिक सिस्टम और खास लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था। फिल्म सिटी में इसका भव्य सेट लगाया गया और उसे असली खदान जैसा लुक देने में टीम को कई हफ्तों का समय लगा। शशि कपूर जब इस सीन की शूटिंग कर रहे थे तो अचानक उनका पैर एक चट्टान के नीचे आ गया। चोट इतनी गंभीर थी कि शूटिंग रोकनी पड़ी और उन्हें मुंबई लाकर इलाज करवाया गया। कुछ हफ्तों बाद वो दोबारा सेट पर लौटे और उसी सीन को फिर से शूट किया गया। यही नहीं, इस फिल्म के सेट पर एक और घटना हुई जहां शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने एक ही होटल में ठहरने से साफ इनकार कर दिया।